हेलो बच्चों, आज क्रैश कोर्स के क्लास 10th का पहला वीडियो है, पहला क्लास है। तो इसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का इंट्रो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि इस पर आप लोग को तैयारी कैसे कराई जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हमारे इस चैनल पे प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको नोट्स दिया जाएगा और उससे तैयारी कराई जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के नोट्स दिए जाएंगे और उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो नोट्स प्राप्त, फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस या ड्रीम 485 से जुड़ सकते हैं। तो उसका लिंक कुछ इस प्रकार से है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस या ड्रीम 485, उस पर एक मेरा फिगर आएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आप लोग को आगे बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश, जहां तक आपका मन हो वहां तक आप इसको लिख सकते हैं। आपको पता है गिनती हम लोग कहां से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बच्चों एक ऑब्जेक्टिव आपका यहां से आ जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। बच्चों अभी तो हम इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं, साथ साथ आप इसको नोट करते हुए भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगला प्रश्न है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यदि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि यदि प्राकृत संख्या में हम 0 ऐड कर दें, तो प्राकृत संख्या में गिनती को कहां से स्टार्ट करते थे, 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या में गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो इस प्रकार से एक प्रश्न यहां से आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो बच्चों सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रश्न है यहां, सबसे छोटी 0 जो होती है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लगे, जैसे 9 लेते हैं तो 9 भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 और 9 से तो उसमें भाग लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ 3 से भी भाग लग रहा है तो वो भाज्य संख्या है। यदि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग नहीं लगता तो कौन सी संख्या हो जाती, अभाज्य संख्या हो जाती। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 4 होती है। देखिएगा कुछ भाज्य संख्या के एग्जाम्पल इस प्रकार है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और इस प्रकार से अनंत तक आप जा सकते हैं। तो कुछ और भी इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ रहे, यदि 2 क्रमागत सम संख्या दिया रहे तो उसका HCF सदैव 2 होगा। अगर 2 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ रहे तो उसका HCF कितना होता है, 2 होता है। यदि 2 लगातार या 2 क्रमागत संख्या दिया हुआ रहे तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है तो इसको हर हाल में याद रख लेंगे और इसको नोट तो अवश्य ही करते हुए चलना है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF सदैव 2 होती है और 2 क्रमागत संख्याओं का HCF यानी कि मौसा सदैव कितना होता है बाबू, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखेंगे इसमें केवल एक और स्वयं से भाग लग रहा है, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है। तो हमारा एक प्रश्न उठता है कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक और प्रश्न पूछेगा वह कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है? तो बाबू 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। ठीक है, कुछ और इसके बारे में जानते हैं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI, इसको छाप लो बाबू। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव कितना होता है बाबू? 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब मेरा अगला प्रश्न है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसमें बहुत वास्तविक संख्या मेन रूप से समझो, जैसे वैसी संख्या जो परिमेय है वो भी वास्तविक संख्या है, और वैसी संख्या जो अपरिमेय है वो भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का एक और परिभाषा होता है, चाहो तो नोट कर लो। ठीक है ना, वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछ दिया था, ठीक है ना, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वैसे नहीं पूछा था, उसमें लिखा था वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे और इस वाले को भी नोट करते हुए चलेंगे। तो देखो बाबू, जो परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या होगा, जो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या होगा। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए लिख लीजिए कि वास्तविक संख्या को किस चीज से डिनोट किया जाता है बाबू? वास्तविक संख्या को बड़ी आर से डिनोट किया जाता है, बड़ी आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। एक प्रश्न देखते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो नहीं बाबू, सब वास्तविक संख्या ना परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है और कुछ अपरिमेय भी होती है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या जो होती है, कुछ ऐसे वास्तविक संख्या होती है जो परिमेय संख्या होती है, और कुछ अपरिमेय संख्या होती है वो भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप बाबू समझ लो थोड़ा सा, आपको ना मेरे चैनल पे सभी विषय का नोट्स मिलेगा, सभी की तैयारी कराई जाएगी, सतत रूप से इस पर वीडियो डाला जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से क्या फ़ायदा होगा? उस पर जितना भी फ्री नोट्स है ना वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ उस पर टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की गई है। तो प्रत्येक दिन आपको वहाँ पे टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन डाला जाता है, तो आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन मार के और अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे? टेलीग्राम पे सर्च बटन को क्लिक करेंगे, उसमें सर्च करेंगे ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस या ड्रीम 485, वहाँ पे आप ज्वाइन करें और फ्री नोट्स प्राप्त करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, यहाँ से तो एकदम गजब पूछता है प्रश्न। ठीक है ना, यहाँ से पूछ लेगा परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। इस पे हम एनालिसिस कराएंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है ना, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो 2। ठीक है, आज हम लोग क्लास 1 देख रहे हैं। आइए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए, और जहाँ Q 0 के बराबर ना हो। बहुत लोग इस चीज़ को समझ में नहीं कर, सर P/Q क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता बाबू, वो भिन्न होता है। भिन्न, एक ऐसा भिन्न जिसका अंश कोई भी संख्या हो लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या हो गया। 3/5, 4/7, 8/9, 11/13, इस तरह से कोई भी भिन्न ले लो, वो सब परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा
एक बच्चा पूछा कि गुरुजी बताइए कि 13/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम क्या बोले हैं, बटा में 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो एक और प्रश्न है कि क्या 0/13 परिमेय संख्या है? ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स होगा, 0/13 परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, 0 खुद परिमेय संख्या है, और जितना भी प्राकृत संख्या देख रहे हो ना बाबू, प्राकृत संख्या नहीं, जितना पूर्ण संख्या देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और चले जाओ लिखते हुए, वो सब परिमेय संख्या है। सब क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, 0 क्या है बाबू, 0 परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और याद रखो, 22/7 किसका मान होता है, याद है, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई बराबर क्या होता है, 22/7। तो याद रखना, पाई जो होता है ना बाबू, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। तो याद रखना 22/7 परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, आइए और देखते हैं, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या, वो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने आता है, 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 के स्क्वायर 4, हम लिख ही देते हैं। देखो बाबू, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 के स्क्वायर क्या होता है, 9। इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो इधर जो संख्या है 1 4 9 100 121, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि ये सब संख्या अगर रूट चिन्ह के अंदर में हो भी ना, तो भी वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या रूट चिन्ह के अंदर हो तो भी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या रूट चिन्ह के अंदर हो तो भी वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81, √100, √121, √144, √169। ठीक है ना, ये सभी जो है ना बाबू परिमेय संख्या है। तुमको प्रश्न देगा ऑब्जेक्टिव में कि बाबू निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, और सब अपरिमेय दे देगा और एक इसमें से कोई दे देगा। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या रूट चिन्ह के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो नोट करते हुए चलना, नोट करते हुए चलना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये ले भाई साहब, देखो परिमेय संख्या क्या है, देखो अपरिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय नहीं है ना, परिमेय के छोड़ के जितना बच गया सब अपरिमेय। ठीक है ना, तो सिंपल सा परिभाषा देख लो, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो परिमेय नहीं है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो परिमेय नहीं है। अब बाबू अपरिमेय के पहचानने का कुछ गुण होता है। सबसे पहले अभाज्य संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या अगर रूट चिन्ह के अंदर चला गया ना तो अपरिमेय हो गया। ठीक है ना, और जितना भी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट चिन्ह के अंदर हो, तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा। आइए देखते हैं, देखिए √2, √3, √5, √7, √11, √12, √13, √14। तो बाबू देखो √2 इधर 2 जो है अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 11 13, ये तो अभाज्य संख्या है और रूट चिन्ह के अंदर है तो आंख मूंद के यह परिमेय हो गया। लेकिन वैसी संख्या जो भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो और रूट चिन्ह के अंदर में हो, जैसे देखो 12 भाज्य संख्या है लेकिन रूट चिन्ह के अंदर में है, अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। याद रखना, परिमेय अपरिमेय पहचानने पर ना बहुते क्वेश्चन देता है, जाके क्वेश्चन बैंक को लग के देखो ना बाबू, क्वेश्चन बैंक में ढेर सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब जैसे देखो पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या रूट चिन्ह के अंदर हो तो वह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। 6 8 √6 √8 √10 √12 √14 √15 √18 √21 √22 √24, ये सब अपरिमेय संख्या है बाबू। आप पहचानने पर तो क्वेश्चन देवे करता है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे, एनालिसिस कराएंगे ना ऑब्जेक्टिव, ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा पहचानने पर। बाबू यहाँ एक बात ध्यान दो, हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कराएंगे ना वो एकदम टाइप वाइज कराएंगे। परिमेय चुनने वाला होगा ना, परिमेय अपरिमेय, तो उसका एक अलग टाइप होगा। आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि हम जो भी इस चैनल पे लाएंगे ना उसको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज लाएंगे।
ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है बाबू, आओ आगे देखते हैं। अगला है कुछ परिमेय अपरिमेय के बारे में कुछ बातें हैं, उसको समझ लेंगे। हाँ, जैसे देखो बाबू, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के योगफल ना सदैव अपरिमेय होता है। जैसे अभी देख लीजिए कि √2 प्लस 3, ये देखो √2 अपरिमेय संख्या और 3 परिमेय संख्या है, फिर भी ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका भी यूज है वहीं पर पहचानने वाला में ही। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि बाबू इसमें अपरिमेय कौन है, तो आप लोग को वहां पे इसका यूज होगा। कुछ और देख लेते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, यानी कि √3 - 2, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, एक अपरिमेय एक परिमेय, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देगा, वो भी अपरिमेय संख्या ही होती है। अपरिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से भाग दे देंगे, अपरिमेय संख्या जैसे कि मान लीजिए कि √3, आप परिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, अगर इस तरह की संख्या है तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना। यदि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो वह क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। लेकिन ये कंडीशनल बात है, 2 कंडीशन होता है। एक, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, और एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो आपको समझना होगा कि सर अपरिमेय में अपरिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय कब होगा, और अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो परिमेय कब होगा। तो आइए समझते हैं। यदि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या दे दे, जैसे √3 into √2, इस तरह के कोई क्वेश्चन दे दिया है, ये दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान भी जो होगा ना बाबू अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। जैसे √5 into √7, इसका मान जो भी होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। लेकिन अगर 2 समान अपरिमेय संख्या दे दे, फॉर एग्जाम्पल √2 into √2, √3 into √3, तो इस तरह से इसका जो भी गुणनफल आएगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो अब समझ लेते हैं, 2 समान अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय होगा, और 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा। बाबू नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल सदैव परिमेय संख्या होती है, समान रहे तो। चलिए नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है कुछ दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वो किसका दशमलव प्रसार शांत होता है और किसका अशांत होता है। ये सब नोट करते हुए आपको चलना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कराएंगे ना, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आइए, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, अगर उसके बटा में 2 हो तो उसका दशमलव प्रसार होता है शांत। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं सर दशमलव प्रसार शांत और अशांत क्या होता है। एक एग्जाम्पल से उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 3 से 10 को भाग देते हैं, 3 से 10 को भाग देते हैं, 3 तिया 9, 1 शेष बचा, पॉइंट डालेंगे 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और इस तरह से ये बार बार 3 3 3 3 3 3 3 3 आते रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया बाबू? अशांत हो गया। और अगर यहीं पे दे दिया जाए, यहीं पे दे दे, 3 से भाग दे दे, मान लीजिए 3 से नहीं, मान लीजिए कि 5 से भाग दे दे 18 को। ठीक है, 5 तिया 15, 3 बचा, दशमलव दे के 0, 5 छक्के 30। देखो कट गया, यहाँ पे दशमलव के बाद कट गया, तो ये दशमलव प्रसार इसका शांत हो गया। और जो कभी नहीं कटे वो अशांत होता है। तो आइए हम लोग उसको, इससे प्रश्न कैसे पूछता है, पूछेगा कि बिना लंबी प्रक्रिया के द्वारा आप बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसका कुछ ट्रिक हम बनाए हैं। ठीक है ना। यदि किसी p कोई संख्या है, यदि किसी संख्या के बटा में 2 हो
तो उसका दशमलव प्रसार एकदम शांत होगा। यदि किसी संख्या के बटे में क्या हो 5 हो तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि बटा में कोई भी संख्या दे दे, ऊपर कोई भी संख्या और बटा में कुछ भी रहे, उसका गुणनखंड करेंगे और उसके बटा में 2 का पावर ही कुछ आए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया 200 इतना 2561 और इसके बटा में दे दिया है सपोज दैट 64 दे दिया है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत? तो हम लोग क्या करेंगे 64 का गुणनखंड कर लेंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए 64 का गुणनखंड करेंगे, 64 है तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 तब 2 के पावर 6। बहु देखो 2 के पावर कुछ आ गया, जो भी आए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसी तरह से जिसके भी बटा में गुणनखंड दिया रहे, जिसके भी बटा में कुछ भी हो उसका गुणनखंड करेंगे और उसके बटा में यदि 5 के पावर कुछ भी आ जाता है तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर बटा में कुछ भी दिया हुआ है उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में आता है, या 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ आता है गुना के रूप में, तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका एनालिसिस जब करेंगे तो इसका हम लोग डिटेल करेंगे, सिर्फ आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं जैसे एलसीएम एचसीएफ पर आधारित, यानी कि हमको एलसीएम दे देता है, पहली संख्या दे देता है, दूसरी संख्या दे देता है और एचसीएफ दे देता है और एलसीएम निकालना होता है। या फिर एलसीएम दे दिया, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया और एचसीएफ निकालना होता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 3 चीज देगा और 1 चीज पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, लिख लो बाबू, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। बहु पता है, इसके जगह पर तुम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछ दिया था, बोला कि क्या पूछा था, देख लो बाबू, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल, इसका मान क्या हो जाएगा? देखो बाबू, जब दोनों तरफ कुछ भी संख्या दिया हुआ रहे और बीच में किस चीज का चिन्ह लगा हुआ रहे, बराबर का, जब बराबर का चिन्ह दिया हुआ रहे तो भाग जब देते हैं ना तो उसका मान 1 आता है। जैसे 2 बराबर 2, अगर 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। उसी तरह से एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल आता है और इसको बटा में लिख दिया है, तो इसका मान सदैव कितना आएगा बाबू साहब, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे और याद रखेंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, या ऐसे भी लिख सकते हैं संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। याद रखें, संख्याओं के गुणनफल को पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलसीएम बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में एचसीएफ। अगर कोई क्वेश्चन दे दे, बोले कि पहला संख्या इतना है, पहली संख्या इतना और दूसरी संख्या इतना है और उसका एलसीएम इतना दे दिया गया है, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करें? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में एलसीएम कर दो तो एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सूत्र है कि एलसीएम बराबर संख्याओं के गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, ठीक है। और एक और आता है एचसीएफ बराबर संख्याओं के गुणनफल और बटा में एलसीएम, ठीक है। आज हमारा यहीं तक था क्लास, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय